जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और एक बार हम लोग फिर एकत्रित हैं डिस्कशन लेके अपना फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 3 का। आज केमिस्ट्री का डिस्कशन मैं संजीव भाटिया आप लोग को करूँगा। फर्स्ट 25 क्वेश्चन और देन हमारे साथ विजय सर होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे डॉक्टर एसपी सिंह का सर का एक सपना है कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और उसी के तहत हम लोग एफएसटी सीरीज़ का डिस्कशन करने जा रहे हैं और एफएसटी नंबर 3 है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, वाई द साइज ऑफ एन आयन। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर हम लोग एक एनायन लेते हैं और उसके न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में तो एनायन का साइज़ बड़ा होता है। तो क्या रीज़न है कि एनायन का साइज़ बड़ा है न्यूट्रल एटम से? तो हमारे पास ऑप्शन है, थियोरेटिकल ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भी सही है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास Cl है और Cl का जो वैलेंस शेल होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता रहता है। लेकिन अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल बढ़ा देंगे तो रिपल्शन और बढ़ जाएगा। जब रिपल्शन बढ़ जाएगा तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये फैल जाएगा और साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ये रीज़न सही है। ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है सर? होता है ZeFF और ये डिपेंड करता है Z माइनस सिग्मा पर, जहाँ सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट को शो करता। अब अगर आपने एक माइनस इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स रहेंगे, लेकिन जो सिग्मा की वैल्यू है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग बढ़ रही है। इस वजह से ZeFF मेरा कम हो जाएगा। ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कहीं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं दिया है। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी गलत है। अच्छा, ये बेसिक बात भी आपने पढ़ी है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो एक्सपेंशन होगा, यानी कि साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है। 52 क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ABCD दिए हैं, यहाँ पे PQRS दिए हुए हैं। ये कंडीशन है, ये उसका रिजल्ट है, स्टेटमेंट है, और फिर हमें मिलाना है कि A के साथ Q मैच होगा या B के साथ Q मैच होगा, क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा H निगेटिव है, डेल्टा S निगेटिव और डेल्टा G भी निगेटिव है। तो पहले तो समझ जाओ ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है ये, और इसका डेल्टा G पॉजिटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर डेल्टा G पॉजिटिव है तो फिर से नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा G निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। अब सर क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखिए, दो में नॉन स्पॉन्टेनियस है और दो में स्पॉन्टेनियस है। तो हम लोग इसको मैच करेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि B और C हमारा P और Q से मिलना चाहिए। तो B और C P और Q से मिलना चाहिए। यहाँ पर C में P है, यहाँ B में Q है। चलिए P को देख लेते हैं क्या है। रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आ रही है और कह रहा है कि हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस आ रही है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर पर पहला वाला ऑप्शन हमारा A को मैच करना है। तो A कह रहा है Q से मैच हो रहा है, यानी कि स्पॉन्टेनियस। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। फिर यहाँ पर A R से मैच हो रहा है। R कहाँ है? ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस। ये सही हो सकता है। A देखो, A में डेल्टा H निगेटिव है। निगेटिव कैसा है? एक्सोथर्मिक है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो लो टेम्परेचर रखोगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, यानी A में R मैच कर रहा। तो सेकंड वाला मैच हो सकता है, थर्ड वाला मैच हो सकता है। फर्स्ट गलत हो गया
क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी निगेटिव है और यहाँ A इक्वल टू क्यू कह रहा है, क्यू में नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है, तो ये सर हो नहीं सकता है। इस वाले में A में क्यू था, फिर से वही बात थी, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हमको सेकंड और थर्ड में चुनना है, तो सेकंड और थर्ड में B वाले में चले जाते हैं। इसका B क्यू है, इसका B P है, तो चेक करते हैं सर। यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव है, तो P में देखिए क्या दिया हुआ है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पॉसिबल है। और डेल्टा H कैसा है, निगेटिव। डेल्टा G पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा H निगेटिव है। डेल्टा H निगेटिव है तो लो टेम्परेचर लेते तो हो जाता स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर लिया तो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी B का P सही आ रहा है। तो यहाँ से B का Q बता रहा है, Q में फिर देखो क्या आ रहा है, लो टेम्परेचर, तो ये गड़बड़ हो गया क्योंकि ये डेल्टा H कैसा है, निगेटिव। अगर डेल्टा H निगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक खुद ही एनर्जी निकाल रही है, तो वो चाहती क्या है, वो चाहती है लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनिटी के लिए, और हाई टेम्परेचर जाती है नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए। इस तरीके से हम लोग का सेकंड ऑप्शन इसमें मैच हो जाएगा। और बाकी आपको या तो फिर आप ये पूरी डिटेल यहाँ से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऐसे मेजर करें और डेल्टा एच और टी डेल्टा एस को कंपेयर करें, लेकिन टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट हो रहा है इसमें। रेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है सर, चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये सॉल्यूट है और सर ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा, सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा। अब सॉल्यूट जब सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं, यानी घुलना, डिसोल्यूशन, घुल जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। अच्छा, अब अगर सॉल्यूशन यानी घुली हुई चीज़ से वापस सॉल्यूट निकल आए तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन अगर नहीं है तो हम उसको अनसैचुरेशन भी कहेंगे। सैचुरेशन मीन्स होता है चीज़ें बहुत घुल गई हैं, और अनसैचुरेशन मीन्स चीज़ें बाहर आ रही हैं। अनसैचुरेट होता जा रहा है तो सॉल्यूशन में कमी आती जा रही है सॉल्यूट की, सैचुरेट होता जा रहा है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट बढ़ता जा रहा है, तो इसी को अनसैचुरेशन कहेंगे। अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मीन्स होता है सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था वो वापस आ गया, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जो घुली हुई थी वो कम हो गई। अब क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाएगा, जितना घुलेगा उतना अनडिसॉल्व हो जाएगा, या रेट ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मुझे दिख रहा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू होगा रेट ऑफ अनसैचुरेशन, सेकेंड सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है देखो, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट से सॉल्यूशन की तरफ जाना, तो सॉल्यूट से सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, डिसोल्यूशन होता, तो हम लोग रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिख नहीं सकते। अच्छा, ऊपर से लिखा रेट ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर होगा, भैया क्रिस्टलाइजेशन अनसैचुरेशन सेम बात है, तो ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ अपोजिट, तो ये बात भी सही नहीं है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ सैचुरेशन, तो ये भी कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि डिसोल्यूशन और सैचुरेशन सेम बात है, और सैचुरेशन ये सेम बात है। जैसे कि अगर हम लोग किसी 1 लीटर सॉल्वेंट में 100 ग्राम घोलें सॉल्यूट तो अभी कम सैचुरेट हुआ, अगर 200 ग्राम घोल दें तो और ज़्यादा सैचुरेट हुआ है, और अगर मैक्सिमम घोल दे तो कंप्लीट हो गया सैचुरेशन, तो घोलना मतलब सैचुरेशन हो गया। और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ सैचुरेशन कोई सेंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इल्सरेट्स द लॉ ऑफ, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई 2 एलिमेंट्स हैं जैसे कि N और O हैं, और ये लोग मिलते हैं, और मिलने के बाद ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला गिवन करते हैं, तो जैसे कि ये मान लो आ गया हमारे पास N2O
NO, N2O3, N2, N2O4 या NO2 और N2O5। देखो 2 एटम्स डिफरेंट मिले और कई तरह के उन्होंने कंपाउंड्स बनाए डिफरेंट फॉर्मूला वाले, तो इससे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहचानने की विधि। 2 अलग अलग एटम मिलकर एक से अधिक डिफरेंट फॉर्मूले वाले मॉलिक्यूल बनाएं तो वो लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसमें एक बात और भी होती है, और वो बात ये कि एक एटम का सेम वेट अगर ले लें तो दूसरे एटम के अलग अलग फॉर्मूले में वेट का एक सिंपल रेशो होता है, बट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है सिंपल रेशो में। ऐसे देखो, ये जब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो CO और CO2 बना, 2 एटम मिले, 2 डिफरेंट फॉर्मूला आ गए, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। सीधा सीधा कर सकते हो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th पार्ट 1st NCERT से लिया गया। एसरेशन आ गया, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर। चलो भाई पहले देख लें, रेजिस्टेंस होता है R और ये प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक साइन आ जाएगा रो का, और जो रो होता है उससे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। किसको बोलते हैं? रो को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब सर अगर हम रेजिस्टिविटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख लें, R लिख लें इंटू A इधर ले जाएं और L इधर ले जाएं। अगर हम ये कह दें कि हमारा जो वायर है वो 1 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ उसकी 1 मीटर है, तो 1 मीटर सर लॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर सर हमने 1 लगा दिया। और हमसे कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर है। चलो यहाँ पर बच्चा पार्टी हम 1 स्क्वायर मीटर लगा देते हैं, तो 1 यहाँ भी आ गया, तो दोनों 1 आ गया, तो रो इक्वल टू R हो गया। इसका मीन्स है रेजिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस होगा व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर। सर ये बात सही लिखी हुई है। अब कह रहा है कि SI यूनिट जो है हमारी, जो हमारी SI यूनिट है रेजिस्टिविटी की, वो ओम मीटर है। चलो निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले में। देखो R की यूनिट तो ओम होती है, सब जानते ही हैं, R की यूनिट ओम है, और जो एरिया है उसकी मान लो हमने मीटर स्क्वायर कर दी, और जो लेंथ है उसकी मीटर कर दी, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर आ गया, तो ये भी सही है। लेकिन ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। इसका करेक्ट रीज़न तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है तो कोई रीज़न नहीं बनेगा। फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन दी थी, तो एसरेशन भी सही, रीज़न भी सही, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द ज्योमेट्री ऑफ एमीन इज पिरामिडल, एक हमको स्टेटमेंट दिया गया, तो चलिए ज्योमेट्री ऑफ एमीन के लिए देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन एमीन में, और ये R है, और ये H है, ये H है, या ये तो प्राइमरी एमीन है। अगर आप सेकेंडरी एमीन लेते हो तो R है N के साथ, 2 R हैं, 1 H है। टर्सरी एमीन ले लेंगे तो R R R, यहाँ पे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें एक लोन पेयर है और 3 हमारे सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। 1 है हमारा लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा, टोटल नंबर बना 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा सर? sp3 हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3, यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन में अगर 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है तो शेप कैसी आएगी? पिरामिडल, सब लोग जानते होंगे, तो पिरामिडल शेप आ जाएगी।
तो सर यहाँ पे लिखा है ज्योमेट्री ऑफ एमीन्स इज पिरामिडल, तो भाई साहब ये बात तो सही हो गई। अब अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल 109.5 से स्लाइटली कम होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे लिख रहा था एंगल ऑफ सी एन सी, सी मीन्स अल्काइल ग्रुप, तो जैसे कि यहाँ पर R नहीं है, मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो CNC और या फिर CNH इज स्लाइडली मोर देन 109.5 डिग्री, ये गलत हो गया। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे डाई मेथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर में बल्कि मेथाइल ग्रुप होते हैं, तो बल्कि मेथाइल ग्रुप आपस में रिपेल करते हैं। CH3 इतना ज़्यादा रिपेल करते हैं कि लोन पेयर के जो पावर है उसको भी कम कर देते हैं और एक्सपैंड कर जाते हैं। बॉन्ड एंगल 109.5 से बड़ा आ जाता है, 110 आ जाता है, जैसे डाई मेथिल ईथर में आप NCERT में देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्लाइटली लेस देन 109.5 या कितना भी रिपल्शन होगा तो 109.5 तक पहुँचेगा, मोर नहीं होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन करेक्टर। बहुत आसान है, ये देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड है CO2, तो ये एसिडिक होगा सर। SiO2 भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये भी एसिडिक होगा। जो Sn है वो मेटल का ऑक्साइड है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अगर हमारा मेटल का ऑक्साइड हो और ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो तो ये एम्फोटेरिक होता है, तो SnO2 एम्फोटेरिक होगा और आपने याद भी किया होगा, तो इसलिए आंसर तो मेरा थर्ड ही हो जाएगा। और CaO एक मेटल का ऑक्साइड है और मेटल में अगर ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 है तो मोस्टली बेसिक होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे BeO एम्फोटेरिक है +2 में, ZnO भी एम्फोटेरिक है +2 में, बट मोस्टली बेसिक होता है, इसलिए ये बेसिक होगा। इसलिए सही आंसर मेरा थर्ड हो जाएगा 57 का। 58 पे बात करते हैं। आईपैक नेम लिखना है, आईपैक नेम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लिखना है। पहला काम क्या करिए, पहला काम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो +2 आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। जब +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, अब आप नाम लिखना शुरू करिए। तो देखो एमोनिया का एमाइन पहले आता है और क्लोरो का Cl बाद में आता है, तो पहले एमाइन को लिखना होगा, तो नाम क्या आ जाना चाहिए, डाई लिखो फिर एमाइन लिखो, फिर डाई लिखो, फिर क्लोराइडो या क्लोरो लिखो। वैसे NCERT के हिसाब से क्लोराइडो चल रहा है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी क्लोरो भी ले सकते हैं, डाई क्लोराइडो। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो प्लेटिनम, प्लेटिनम और ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम की 2 है, तो सेकंड। अब मिलाइए इसमें डाई एमाइन, डाई एमाइन, यहाँ भी डाई एमाइन, यहाँ भी डाई एमाइन, यहाँ डाई क्लोराइडो पहले आ गया, ये तो गलत कर दो भाई। अब डाई एमाइन, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, तीनों में डाई क्लोराइडो है तो तीनों हो सकते हैं। प्लेटिनम 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 तीनों हो सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर पे गेम आ गई, सेकंड, फोर्थ वाला गलत, जीरो वाला गलत, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59। यहाँ पर 2 रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है, ये सर रिएक्शन 2 है। और रिएक्शन 1 का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है और रिएक्शन 2 का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K डैश है। अब आपको इसमें रिलेशन निकालना है, तो देखो रिएक्शन 2 अगर लाना है तो इक्वेशन नंबर 1 को, अगर इक्वेशन नंबर 2 बनानी है तो इक्वेशन नंबर 1 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इफ डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया 2 से तो 1/2 N2 आ गया, 1/3/2 H2 आ गया, 3/2 H2 आ गया और 2/2 NH3 आ गया। और इसका जो K था,
इसके पावर में 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही पावर में चला जाएगा। यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पावर में k की पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये वाली रिएक्शन देखो इसकी तरह बदल गई कि नहीं बदल गई, तो ये वाली रिएक्शन आ गई हमारी हाफ N2, ठीक है सर। फिर 3/2H2, हाँ भाई आ गया इक्वेशन नंबर 2, 1 अमोनिया, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो K' था, तो K' इक्वल टू K की पावर हाफ पावर है तो अंडर रूट भी कह सकते हैं, तो K' इक्वल टू K अंडर रूट। अब यहाँ पर K' के टर्म में अंडर रूट K ये हमको दिया हुआ है ऑप्शन 59 में, और बाकी हमको K के टर्म्स में दिए गए। तो देखो पहले तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, K' इक्वल टू अंडर रूट K, लेकिन ये K के टर्म्स में दिए, इनको भी जरा हम लोग देख लें। तो अगर ये वाला अंडर रूट यहाँ पे हटाएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो K इक्वल टू हो जाएगा K' की पावर 2। तो क्या ये कोई है? K इक्वल टू K' अंडर रूट, ये गलत है। K बराबर K' ये गलत है, और K इंटू K' इक्वल टू 1 कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसमें। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमोनियम क्लोराइड को NH4OH के क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्यों मिलाते हैं? रीज़न ये है कि हम लोग NH4OH को मिलाते हैं ग्रुप 4 के एनालिसिस में। बेसिक रेडिकल की एनालिसिस अगर करनी है तो ग्रुप 4 में हम लोग NH4OH मिलाते हैं। अब ग्रुप 4 में हमारे, जैसे कि हम लोग जब एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको पता है हम चाहें तो ग्रुप 3 में भी मिला सकते हैं, ग्रुप 3 में भी मिला सकते हैं NH4OH को। ग्रुप 1 में हम लोग मिलाते हैं डाइल्यूट HCl को, ग्रुप 2 में मिलाते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस को, ग्रुप 3 में मिलाते हैं NH4OH। लेकिन अगर आप ग्रुप 3 में रेडिकल टेस्ट करते समय, फेरिक का या Al3+ का टेस्ट करते समय डायरेक्ट NH4OH मिला दोगे तो 3rd ग्रुप के रेडिकल तो प्रेसिपिटेट होंगे ही होंगे, अगर 4th ग्रुप या 5th ग्रुप का कोई रेडिकल है तो वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि केवल 3rd ग्रुप के रेडिकल यानी फेरिक, क्रोमिक, एल्यूमिनिक ही प्रेसिपिटेट हो, तो कम संख्या में NH4OH को तोड़ना होगा, कम OH चाहिए होंगे। तो ये जो NH4OH टूट रहा है NH4+ और OH- में, तो इसमें हम लोग NH4Cl मिला देंगे। जब NH4Cl मिला देंगे तो ये अमोनियम का कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो बैकवर्ड मुड़ जाएगी, या ये भी कह सकते हो ली चैडले प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बन जाएगा। सॉल्यूशन में OH- की नंबर कम हो जाएगी, और OH- की नंबर कम हो जाएगी तो जो हम टेस्ट ग्रुप 3 का कर रहे थे, ध्यान रखना ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3 नहीं है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बेसिक रेडिकल को टेस्ट करने का ग्रुप 3 है, जिसमें Cr3+, Al3+, Fe3+ का टेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पर हमें कम OH चाहिए तो OH हमारे कम हो जाएंगे। हमारा मुख्य मोटो क्या है? OH को कम करना। क्वालिटेटिव यानी प्रैक्टिकल एनालिसिस में अमोनियम क्लोराइड को NH4OH के पहले क्यों मिलाते हैं? OH- आयन कंसंट्रेशन को घटाने के लिए, बाकी सब बेकार बात लिखी हुई है। तो OH- आयन कंसंट्रेशन को घटाने के लिए हम लोग ये प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि कौन सी 4 क्वांटम नंबर का सेट सही नहीं दिया है। देखो n = 5 है तो l = 3 हो सकता है, क्योंकि l n से 1 कम तक हो सकता है, l 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। 0 से n-1 तक हो सकता है। L 3 है तो M 0 हो सकता है, S का प्लस हाफ भी हो सकता है। हमें ढूंढना है जो ना संभव हो। अब यहाँ n बराबर 3 है तो L इससे एक कम हो सकता है। M बराबर होता है -+L2 ± L, यानी M का मान कभी भी L के मान से या वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। और सर यहाँ पे -3 दे दिया जो 2 से ज़्यादा है। ये मत सोचना कि माइनस है तो कम है, माइनस होने से नहीं, वैल्यू देखो, ये 2 है ये 3 है, तो 3 कम है और 3 ज़्यादा है, और हमें चाहिए क्या थी, बराबर या उससे कम। तो इसलिए ये वाला हमारा परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है, सही अरेंजमेंट नहीं है, सेकंड हो जाएगा। n3 L उससे कम, M उसके बराबर, S कोई भी हो सकता, प्लस हाफ माइनस हाफ, सही है। n4 L 4 से कम, L 0 तो M 0, ये भी सही है, इसलिए सही आंसर सेकंड हो गया। 62 एसरेशन और रीजन दिया हुआ, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर ये रिएक्शन हो रही है, स्मॉल a कैपिटल A कन्वर्ट इन स्मॉल b कैपिटल B, तो हम लोग इसको ऐसे करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन होगा -1/a dA/dt, या आप इसको R भी लिख सकते हो और इसको P लिख लो। R मतलब रिएक्टेंट और P मतलब प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज है उससे रिप्रेजेंट की जाती है। सर बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये बात गलत है, क्योंकि मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती जाती है, कांस्टेंट नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये गलत है और एसरेशन सही है। एसरेशन करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट कैसे लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं डेल्टा टीबी से। जितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन दो चीज़ों से चेक करना, पहला मोलैरिटी या मोलैरिटी, दूसरा वांट ऑफ फैक्टर आई। जिसका मोलैरिटी और आई का मल्टीपल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट का चेंज ज़्यादा होगा, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर दो में नॉर्मेलिटी दी है, यहाँ पर मोलैरिटी दी है। अगर हम नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो मोलैरिटी हो जाएगी वो 0.1/2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो मोलैरिटी हो जाएगी वो 0.1/2 हो जाएगी, बिकॉज मोलैरिटी इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और Na2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो 0.1/2, तो 0.1/2, और इसका जो आई फैक्टर है 2 Na 1 सल्फेट 3 है सर। तो ये इसका मीन्स ये हो गया कि ये आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। अब सेकंड नंबर ऑप्शन में आओ, M/I लगाओ, फिर से इसका क्या हो जाएगा 0.1/2 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा 0.10। ऑप्शन नंबर 3 में मोलैरिटी कितनी है 0.1, और वांट ऑफ फैक्टर देखो 2 Al हैं और 3 सल्फेट हैं, वांट ऑफ फैक्टर 5 है, तो 0.5 आ गया। इसमें वांट ऑफ फैक्टर 1 Ba 1 सल्फेट 2 है,
तो फोर्थ में 0.1 इंटू 2 0.2 हो गया। इस तरीके से सबसे ज़्यादा किसकी हुई वैल्यू, मोलैरिटी और वांटा फैक्टर आई की, थर्ड ऑप्शन की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द फेवरेबल कंडीशन फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या क्या फेवरेबल कंडीशन हो सकती हैं। पहली फेवरेबल कंडीशन होती है डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो। अगर डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो कोई भी टेम्परेचर होगा, रिएक्शन होगी बच्चा पार्टी स्पॉन्टेनियस, कोई भी टेम्परेचर से मतलब नहीं है। तो हम लोग देखें क्या डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव का दिया गया, डेल्टा निगेटिव ये है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, तो ये तो दिया नहीं गया सेट। फिर दूसरा सेट देखो, अगर डेल्टा एच इसका उल्टा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और डेल्टा एस निगेटिव हो जाए, तो ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी टेम्परेचर क्यों ना दिया हो। तो देखो क्या ये कुछ दिया, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस निगेटिव, ये दिया गया सेकंड। तो सेकंड तो हो नहीं सकता, सेकंड सर नहीं हो सकता। अब सेकंड हो नहीं सकता है और फर्स्ट ये डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव ऑप्शन में है नहीं। अब बाकी बचे ऑप्शन को चेक करना है, अगर दोनों के साइन सेम हो तो क्या करेंगे। तो अब हमारे पास एक परिस्थिति होती है डेल्टा एच भी निगेटिव और डेल्टा एस भी निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव हैं तो देखो क्या होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। अब डेल्टा एच माइनस में आ जाएगा, मान लो माइनस एक्स है तो ये माइनस एक्स हो गया, माइनस ये और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब अगर स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो हमें सर डेल्टा एच को करना होगा ज़्यादा इन कंपैरिजन टू टी डेल्टा एस से, अगर दोनों निगेटिव हो जाएं। तो यहाँ पर दोनों निगेटिव हैं और इसमें टी डेल्टा एच के बराबर है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब ये देखो, अब तो निगेटिव वाले तो है नहीं, मान लो पॉजिटिव वाले ले लें, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी बराबर आ जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव डेल्टा एच और प्लस माइनस माइनस टी डेल्टा एस, ये आ गया। भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव चाहिए होता है, तो हमें टी डेल्टा एस को बड़ा दिखाना होगा डेल्टा एच से। अब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला चेक करिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और टी डेल्टा एच से बड़ा है, तो क्या 64 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए? जी हाँ, फर्स्ट हो जाना चाहिए। सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक में डेल्टा एच प्लस है डेल्टा एच माइनस है, तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। थर्ड क्यों नहीं होगा? अगर दोनों निगेटिव हों तो दोनों निगेटिव होने पर हमको सर डेल्टा एच को बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एच से। यहाँ डेल्टा एस और डेल्टा एच बराबर हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हों तो फिर टी डेल्टा एस और डेल्टा एच बराबर में नहीं हो पाएगा, टी डेल्टा एस बड़ा है तो हो पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। 65 कौन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाएगा? अब ये दिख रहा है कि नियोपेंटेन बनाएगा। नियोपेंटेन ये होता है सर जी CH3 CCH3 CH3 CH3, इन सबके इसमें केवल 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर हम लोग Cl2 से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, एक ही बात है, कहीं से भी जाए। और मोनोक्लोरो लेना है तो एक ही क्लोरीन ऐड करेंगे, तो CH3
CCH3 CH3 CH2Cl, बस एक ही तरह का मोनोक्लोरो आएगा। बाकी सब जैसे N हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग समझ रहे हो कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इधर Cl आएगा तो अलग प्रोडक्ट, इधर Cl आएगा तो अलग प्रोडक्ट। हालांकि इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसमें एक से अधिक बन जाएगा। बाकी सब में भी यही है कि एक से अधिक पॉसिबिलिटी है। क्लोरीन आ जाएगा एक और H चला जाएगा। तो 65 का फोर्थ हो गया। 66 देखिए, द रीजन विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्शन करता है, लेकिन ये कह रहा है डज नॉट रिएक्ट। हालांकि ये बेंजल्डिहाइड से थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है क्योंकि इसमें बल्कि फेनिल ग्रुप लगा है, लेकिन कर सकता है। और वो कह रहा है नॉट रिएक्ट विद बोथ, नहीं तो इससे तो करेगा ही एसीटोन से, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। फेनिल हाइड्राजीन, ये जो फेनिल हाइड्राजीन है सर, इसका जो NH2 ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O के साथ वाटर निकाल देता है। अब वो C डबल बॉन्ड O चाहे बेंजल्डिहाइड का हो, चाहे वो हो हमारा कीटोन का, इसलिए ये दोनों से रिएक्शन कर लेगा। वो ये कह रहा है कि दोनों से नहीं चाहिए, इसमें एक कर लेगा, इसमें दोनों कर लेंगे। फेलिंग सोल्यूशन जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं वो टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोनिक ग्रुप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते, फ्रक्टोज को छोड़कर। फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप रखता है, बट इंटरचेंज हो जाने की वजह से वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है। आपके कीटोन यानी एसीटोन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइडिक ग्रुप में भी जो एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं वो तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता। इसलिए सर इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ग्रिग्नॉड रीजेंट दोनों से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ग्रिग्नॉड रीजन को C डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन करनी होती है। C डबल बॉन्ड O से ग्रिग्नॉड रीजेंट RMgX की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से ये ऐसे माइनस प्लस में टूट जाता है, और R पे आपको पता है पार्शियल माइनस और Mg पे पार्शियल प्लस आएगा। तो यहाँ वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये R इस कार्बन पे और Mgx इस O पे आके जुड़ जाएगा। तो चाहे बेंजल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों से रिएक्शन होगी, इसलिए आंसर मेरा थर्ड होगा। टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 से स्टार्ट होके लास्ट में मुझे मिलता है 3d2 4s2। तो अगर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो टाइटेनियम 2+ बन जाएगा, और 1s2 से स्टार्ट होके 3d2 रह जाएगा। अगर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो टाइटेनियम 3+ बन जाएगा और 3d1 बन जाएगा। अगर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 1s2 3d0 बन जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो टाइटेनियम के +2 +3 +4 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। हालांकि +3 अनस्टेबल होती है और +2 और +4 स्टेबल मानी जाएगी। तो 67 का फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट। देखो हीलियम तो सर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा हीलियम 2 फॉर्म में, क्योंकि हीलियम नियॉन ऑर्गन बॉन्ड नहीं बनाते, नोबल गैसेस हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि जिस कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हीलियम में हीलियम 2 है, एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हीलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसका आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2,
दैट मीन्स 0। इसलिए हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब सर अगर बेरिलियम 2 की बात की जाए, एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बेरिलियम हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। अब फिर से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय देखिए 2 बॉन्डिंग 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 2 एंटी बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 0 आ गया। इसका मीन्स बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑब्वियस बात है लिथियम 2 एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो आप लिथियम 2 में भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, नॉन जीरो वैल्यू आएगी। एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब की बार 2 लिथियम हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर। तो बफर बनाने के लिए अगर आप एसिडिक बफर बनाते हो तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए होता है या उसका एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए होता है, और अगर बेसिक बफर बनाते हो तो वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए होता है, उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए होता है। अब एक और भी होता है न्यूट्रल बफर, जिसमें कि सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का होता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, बन नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग बेस है, बन नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बन नहीं सकता। इससे हम ये एसिटिक एसिड और NH4OH से बना है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो ये बफर होगा। 4th क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 2 कंपाउंड हैं बेंजोइक एसिड एंड बेंजिल अल्कोहल। ये कैसे बने हैं? जब एक कंपाउंड को कंसंट्रेट NaOH के साथ हीट किया। अच्छा, ये कहने जा रहा हूँ रिएक्शन है। C6H5CHO को कंसंट्रेट NaOH के साथ हीट कर दिया तो C6H5CH2OH बनेगा और C6H5COONA बनेगा, सोडियम बेंजोएट बनेगा। अच्छा, ये बेंजोइक एसिड कह रहा, पढ़ लेते हैं। व्हेन इट इज़ हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2O, वो ठीक है। अच्छा, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस भी करना है, तो हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो ये C6H5COOH बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये किससे बना? बेंजल्डिहाइड से बना, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली एक्सपैंड करना 2 मोल ऑफ आइडियल गैस को अनरिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। द एंथैल्पी चेंज, लो भैया इसमें कुछ नहीं करना। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा U बराबर भी 0 होता है, डेल्टा H बराबर भी 0 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, ना 2 मोल का यूज़ करना है, ना 10 लीटर का यूज़ करना है, ना 1 लीटर का यूज़ करना है, ना टेम्परेचर का यूज़ करना। अब हम लोग को ऑन पासिंग 3 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा फेराडे लॉ पे क्वेश्चन आ गया। W = ZIT आपने पढ़ा है, या W = E/96,500 × IT पढ़ा है। आपको इक्विवेलेंट मास ही निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास W × 96,500 × IT करना है, 96,500 × IT करना है।
और अब वैल्यू रख दीजिए। W कितना दिया है 1.8 रख दिया। 96,500 यहाँ पर आ गया। I कितना है 3 एम्पियर। टाइम मुझे सेकंड में रखना होता है लेकिन मिनट में दिया है, तो 50 × 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखो क्या आता है। सॉल्व करने पर 96500 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 3, 19.3। तो 19.3 दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन आ जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, A pK of weak acid HA is 4.8, pKb of weak base BOH is 4.78, the pH of aqueous solution of the corresponding salt BA। तो भाई साहब जो BA है वो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो जब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाते हैं वीक एसिड और वीक बेस के लिए, तो एक फॉर्मूला लेते हैं 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB। रखो चलो वैल्यू 1/2 PKBW 14 होता है, PKA 4.80 है और PKB कितना है 4.78। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करके हम लोग के पास क्या आने वाला है, जल्दी से कर लेते हैं। 14 प्लस 4.8 माइनस 4.78 डिवाइडेड बाय 2, 7.01। तो 7.01 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन आर करेक्ट। चलो भाई एक एक करके हैलोजन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये सही हो गया। वैसे तो क्लोरीन का स्मॉल साइज है तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन स्मॉल साइज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारा जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम हो जाती है। हालांकि मेन रीज़न है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू स्मॉल साइज मेन रीज़न नहीं है, लेकिन हम इसको संदेह का लाभ देते हुए करेक्ट मान सकते हैं। आयोडीन हैज़ सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट कलर एज कंपेयर टू अदर हैलोजन, ये गलत हो गया क्योंकि आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है, Br2 लिक्विड में, Cl2F2 गैस में, तो सर गलत हो गया। उसके बाद आयोडीन के बाद फ्लोरीन शो नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सही हो गया। फ्लोरीन की ऑलवेज -1 होती है क्योंकि वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इन X2 + H2O HX HOX ये रिएक्शन तब होगी जब Cl और Br होगा X में, सही है। फ्लोरीन की ये रिएक्शन कराओ तो फ्लोरीन की रिएक्शन कराने पर हमको यहाँ पर OF2 मिल जाता है, तो वो रिएक्शन अलग होती है। नेक्स्ट F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये वाला सही हो गया। F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन, ये भी सही हो गया। तो फर्स्ट सही, थर्ड सही, फोर्थ सही, फिफ्थ सही। तो किस में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 75 इफ द हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, तो ये देखो एक फॉर्मूला होता है, T हाफ प्रोपोर्शनल टू होता है R0 इनिशियल कंसंट्रेशन 1 - N, जहाँ N ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर हम लोग ने N = 0 रखा, 0 ऑर्डर रिएक्शन,
तो रिलेशन हो जाएगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम लोग ने n बराबर 1 रखा यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यूनिटी हो जाएगा। तो टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन आर नॉट, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, या खाली जगह छोड़ दे रहे हैं। और अगर n बराबर 2 रख दिया तो 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस 1 या टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। और ये यही मांग रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये n क्या है, ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 2 हो जाएगी। अगर यहाँ 3 हो जाए तो ये -2 हो जाएगा, तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर तो कहाँ नहीं गया, केवल इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे पास थर्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा आपका सफ़र यही समाप्त होता है। आगे की बात रिस्पेक्टेड सर आएंगे, वो आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए बेटा, आपको बेटा संजीव सर ने 51 से 76 तक डिस्कस कर दिए, 75 तक। आगे बेटा 76 से 100 तक मैं डिस्कस करता हूँ। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत आसान बेटा IUPAC का क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, COOH। तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3। देखो ये बेटा साइड में है, ये बेटा साइड में है। इसको क्या बोलोगे, एमिनो। इसको क्या बोलोगे बेटा, हाइड्रोक्सी। तो बोलो बेटा क्या नाम हुआ, एमिनो पहले आएगा ना, 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 76 का आंसर बेटा 4। 77 रटने वाला क्वेश्चन है कि बेटा कैंसर के ट्रीटमेंट में या बेटा ट्यूमर्स की ग्रोथ रोकने में कौन यूज होता है, सिस्प्लैटिनेट। सिस्प्लैटिनेट कौन सा आंसर होगा बेटा इसमें, सेकेंड। सिस्प्लैटिनेट का बेटा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो 77 का बेटा सेकेंड रटने वाला है। आप देखोगे कोऑर्डिनेशन वाले में एप्लीकेशन में दिया है। इवन 11th की फर्स्ट वाली जो NCERT 11th वाली, उसमें भी शुरुआत में दिया है। बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन, आप सबको मालूम है बेटा बोर मॉडल किसके लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी H के लिए है, फिर बेटा He+ के लिए है, Li++ के लिए है, B++ के लिए है, इनके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 78 का बेटा थर्ड। स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो H के लिए है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 निकाल दो, लिथियम में 3 होते हैं, 2 निकाल दो, इस वाले के लिए। नेक्स्ट देखो, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO का होल 5। तो देखो बेटा ये 5 लोन पेयर, 5 बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड है, 5 बेटा आपका यहाँ पर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन ले रहा, तो 5 में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा, dsp3 होगा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ बेटा dsp3, और dsp3 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटा 3d6 4s2 होता है आयरन का। अब बेटा जब आप पेयरिंग करोगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो S वाली खाली हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये
डी खाली है, एस खाली है, और ये बेटा आपका 80 में आइए। के सी इज इन द रेंज ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए, अगर बेटा के सी की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है तो बेटा वेसल में मेनली प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। अगर के सी बेटा लेस देन 10 की पावर -3 है तो मेनली वेसल में बेटा क्या होगा, रिएक्टेंट, रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट, ना के बराबर होगी। जब बेटा 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 के रेंज में, 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 के रेंज में जब केसी होता है तो बेटा रिएक्शन ठीक ठाक होती है, वेसल में बचा हुआ रिएक्टेंट ठीक ठाक होता है, बना हुआ प्रोडक्ट भी ठीक ठाक। यानी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करते। इसमें बेटा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, इसमें रिएक्टेंट डोमिनेट करता है, इसमें कोई डोमिनेट नहीं, दोनों बेटा एप्रिसिएबल अमाउंट में होते हैं। 80 का सेकेंड। फिर देखो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया है, बहुत आसान है बेटा, डायरेक्ट फार्मूले पर P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू WA MB अपॉन MA WB। ए बेटा सॉल्यूट है, बी बेटा सॉल्वेंट, तो यहाँ सॉल्वेंट बेटा बेंजीन है। P0 कितना है, 121.8, PS बेटा कितना है, 120.2, 121.8 इक्वल टू सॉल्यूट देखो बेटा 15 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सॉल्वेंट बेटा बेंजीन कितना है, 250 ग्राम, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 70 है। यहाँ से बेटा MA सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आएगा फर्स्ट। डायरेक्ट फार्मूला है, कोई इफ एंड बट नहीं है, केवल कैलकुलेशन। आइए बेटा 82 लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट, सबको रटा होगा। 7 हॉरिजेंटल लाइन है बेटा, उनको क्या बोलते हैं, पीरियड। 18 वर्टिकल लाइन है, उनको बेटा क्या बोलेंगे, ग्रुप। तो 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। 82 का आंसर सेकेंड। चलिए 83 देखिए जरा फटाफट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, आप सबको मालूम होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन की बेटा पूछ रहा, तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है तो +1, मेटल के साथ होता है -1। तीनों बेटा मेटल हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। और हाइड्राइड में हमेशा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, चाहे बेटा एल्कली मेटल का हाइड्राइड हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड हो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हाइड्रोजन की -1। तो मेटल हाइड्राइड है तो -1, नॉन मेटल हाइड्राइड है तो +1। जैसे वाटर है, वाटर में देखो बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, नॉन मेटल हाइड्राइड है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन क्या आएगा, +1। तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है +1, मेटल के साथ जुड़ा है -1। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइन बाई, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या होती है, लिगेंड सेंट्रल मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा, एक मोनोडेंटेट एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक कोऑर्डिनेशन नंबर, बाइडेंटेट है तो एक के कारण 2, ट्राई है तो 3, टेट्रा है तो 4। और बेटा वैसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लेकिन उसको हम लोग
सिग्मा की तरह ट्रीट करते हैं। तो 84 का आंसर थर्ड। नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, लेकिन वो लिगेंड बेटा कैसा होना चाहिए? मोनोडेंटेट। बाइडेंटेट है तो एक लिगेंड के कारण बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2। जैसे ये आपके पास है FeH2O का होल 6 +3, तो बेटा यहाँ देखो वाटर मोनोडेंटेट है, आयरन को 6 लोन पेयर मिल रहे हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। आप सबको मालूम होना चाहिए बेटा Mn का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होती है? +7। तो सबसे ज़्यादा वैरायटी की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम बेटा क्या होगा यहाँ पर? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन। सबसे ज़्यादा बेटा कौन शो करता है? मैग्नीज, फिर बेटा क्रोमियम, फिर वैनेडियम, फिर टाइटेनियम। पहला बेटा बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। यहाँ देखो 3d5 4s2 होता है, ठीक है ना? 3d5 4s2, तो बेटा अगर 3 निकालोगे तो यहाँ 3d4 हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम बेटा क्या होता है? 3d5 4s1, 3 निकाल दोगे तो बेटा यहाँ 3d3 हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैनेडियम बेटा क्या होगा? 3d3 4s2, तो 3d2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बेटा Ti+3 3d2 4s2, तो ये बेटा 3d1 बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज़्यादा, ये भी बेटा सही है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ये गलत है बेटा, ये वाला गलत है, एनसीईआरटी देख लीजिए। इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल सही। देखो क्रोमियम 3d5 4s2, पहला बहुत आसानी से निकलेगा, लेकिन दूसरा देखो बेटा हाफ फील्ड से निकल रहा, इसलिए क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। Mn देखो 3d5 4s2 है, पहला भी आसानी से निकलेगा, दूसरा भी, तो बेटा फोर्थ सही है। तो करेक्ट आंसर आपका 85 का बेटा थर्ड। आइए बेटा 86, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कौन सी रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शो कर रही? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब बेटा एक मोल प्रोडक्ट बने, और प्रोडक्ट बेटा किससे बने? एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। नाइट्रोजन की स्टेबल फॉर्म बेटा क्या? N2, लेकिन यहाँ क्या चाहिए? N, तो बेटा हाफ ले लिया। हाइड्रोजन की स्टेबल फॉर्म क्या है? H2, आपको बेटा कितने चाहिए? 3H, तो 3/2H। देख लो कौन सा आंसर बेटा? 86 का 4। आइए 87, रटने वाला क्वेश्चन है। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2- एंड NO3- इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विथ फॉर्मूला। रट डालिए बेटा, ये आपका आंसर है। FeH2O का होल 5 NO+2 चार्ज। तो 87 का थर्ड। 88 आइए बेटा, देखो फिनाइल साइनाइड से बेटा कीटोन बनाना, आप सबको मालूम होना चाहिए HCN प्लस ग्रिग्नॉट रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये बेटा बनाता है बेटा एल्डिहाइड, ठीक है ना? और RCN अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्ट करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बेटा क्या बनता है? कीटोन। तो आपको देखो बेटा फिनाइल साइनाइड RCN है, कीटोन बन रहा, तो आपको बेटा देखो पीएच तो पीएच की जगह आ गया, CH3 एक्स्ट्रा लाना है आपको, तो CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो बेटा होता क्या है, ये आपका C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये पोलर बॉन्ड है बेटा, ये प्लस चार्ज, ये माइनस।
आर एम जी एक्स CH3Mg Br ले लो। इसमें बेटा क्या होगा, ये बेटा प्लस प्लस माइनस माइनस, तो देखो ये CH3 है, यहां पर जुड़ेगा, ये C6H5 बेटा एज इट इज, यहां CH3 हो गया, यहां डबल बॉन्ड NMgBr आ गया। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल H2O के लेंगे, यहाँ पर बेटा O आ जाएगा, यहाँ 4H आएगा, ठीक है ना, 4H और O। तो देखो एक बेटा N किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 में। Mg के एक तरफ बेटा Br रहेगा, एक तरफ बेटा OH आ जाएगा। देखो 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यूज हो गया, 1 ऑक्सीजन बेटा इधर आ गया, C6H5, ये बेटा CH3 एज इट इज, यहां देखो डबल बॉन्ड टूट रहा है, यहां डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो 88 का आंसर बेटा फर्स्ट। आप शॉर्टकट याद रखो, केवल HCN, एल्डिहाइड, अदर एल्काइल साइनाइड बेटा क्या देते हैं, कीटोन। फिर देखो बेटा ये आपके पास एल्कीन है, राइट साइड में बेटा रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, सबको बेटा रटा होगा। यहाँ जो प्रोडक्ट ए बनता है किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, तो ए बेटा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोनिकॉफ। ये वाला बेटा क्या है, हाइड्रोबोरेशन, डीबोरेशन, यहाँ पर भी बेटा क्या बनेगा, एल्कोहल, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इधर बेटा ए बनेगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, बी बनेगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीअरेंजमेंट कब होता है, जब बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करते तो ए इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, बी इज एंटी मार्कोनिकॉफ। 89 का सेकेंड। 90 बेटा आप देखो XeF2, जिनॉन के पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बेटा वो बॉन्ड बनाने में खर्च कर रहा, तो लोन पेयर बेटा कितने हो गए, 3। ClF3 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बेटा बॉन्ड बना रहा, 4 बचे, लोन पेयर बेटा 2। IF5 5 बॉन्ड बना रहा, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 खर्च हो गए, 1 लोन पेयर। IF7 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 यूज हो गए, लोन पेयर बेटा यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ बेटा 0। तो देख लो कौन सा है सबसे ज्यादा, XeF2, ClF3, IF5, IF7। 90 का फर्स्ट। फिर देखिए बेटा एनिलीन, हम लोग को क्या मालूम है, एनिलीन का NH2 रिंग को बेटा एक्टिवेट करता है, हाईली एक्टिवेट करता है आर्थो एंड पैरा पे। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। और पैरा बेटा वैसे भी ज़्यादा बनता है सिमिट्री के कारण, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ बेटा HNO3 H2SO4 एसिडिक मीडियम मिलता है, NH2 बेटा बेस है, तो इसका NH2 एसिड का H+ लेकर एनिलीनियम आयन बना लेता है। एनिलीनियम आयन बनने के कारण ये बेटा रिंग क्या होने लगती है, डीएक्टिवेट होने लगती है, तो मेटा डायरेक्टिंग होने लगेगा। तो यहाँ पर बेटा मेटा भी ठीक ठाक अमाउंट बनता है, तो सबसे ज़्यादा बेटा पैरा बनता है, फिर मेटा बनता है, फिर बेटा आर्थो। आर्थो वाला बेटा ना के बराबर, बहुत कम, तो यहाँ आंसर CBA। मैक्सिमम बेटा आर्थो, फिर बेटा मेटा, फिर बेटा मैक्सिमम पैरा, फिर मेटा, फिर आर्थो। परसेंटेज बेटा NCERT में दी हुई है।
अब देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तीसरा निकालना है। बहुत आसान, एक शॉर्टकट सीखो। देखो यहाँ पर पहले देखा करो, तीनों रिडक्शन है, रिडक्शन है, तीनों रिडक्शन है। देखो यहाँ चेंज बेटा 2 का है, यहाँ चेंज बेटा 2 का है, नहीं, यहाँ चेंज बेटा 4 का है, और यहाँ पर चेंज बेटा 2 का है। तो जहाँ पर बेटा चेंज मैक्सिमम हो उसके ईएमएफ को E3 नाम दिया करो, चेंज को N3 नाम दिया करो। बाकी किसी को भी 1 और किसी को भी 2 आप दे सकते हो। तो पहले इस 2 वाले को N1 E1 कह लिया, इस वाले को N2 E2। फॉर्मूला लगा लो बेटा सिंपल सा, N1 E1 प्लस N2 E2 इक्वल टू N3 E3। फिर से देखो बेटा, पहले क्या चेक किया करो, तीनों रिडक्शन होना चाहिए, फिर तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालो, जहाँ चेंज हाईएस्ट हो उसको 3 नंबर दो, बाकी किसी को भी 1 2 दे दो। अब चलो देखो, इसको 1 2 दिया है, देखो N1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2, और यहाँ पर देखो 2 से 0 का ईएमएफ बेटा -0.14 है। N2 आपसे बेटा किसका पूछ रहा, 4 से 2 का, 4 से 0 का बेटा दिया है, ये भी बेटा कितना है, देखो ये 4, E2 बेटा कितना है 0.01। देखो इस वाले को बेटा, ये 2 है ना, इस वाले को N1 E1 माना, इस वाले को बेटा N3 E3 माना, और इस वाले को बेटा N2 E2 माना। तो N2 की वैल्यू भी बेटा 2, ईएमएफ बेटा इसी का निकालना है X। N3 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 नहीं 4 इंटू बेटा 0.01। तो देखो बेटा 2x इक्वल टू क्या आया, -0.28, इधर बेटा +0.28 हो गया, 0.04 हो गया, +0.32 हो गया, x बेटा कितना है +0.16 हो गया। ठीक, तो देखो यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, 10 की पावर -2 में, तो 0.16 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 10 की पावर -2, 16 इंटू 10 की पावर -2, तो 92 का आंसर 3rd। फिर से देखो, ऐसे क्वेश्चन बेटा करते क्या है, तीनों हाफ सेल का n निकालो, जिसका n मैक्सिमम है, देखो इस वाले का, यानी इस वाले का, इसके चेंज को N3 मानो, इसके ईएमएफ को E3 मानो, बाकी 1 2 आप किसी को भी देने के लिए फ्री हो। देने के बाद बेटा इस फार्मूले को लगा लो, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया 93। केवल फार्मूले पे क्वेश्चन है, आर्हेनियस इक्वेशन। इस बार भी बेटा आपका नीट 24 में भी आया था, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाई 9 केल्विन रेट कांस्टेंट डबल। तो बेटा अगर K1 की वैल्यू 2, K1 की वैल्यू K है, तो K2 की वैल्यू बेटा क्या हो गई 2K, डबल कर दिया। इनिशियली टेम्परेचर T1 बेटा कितना है 300, तो कितना बढ़ा है बेटा 9 केल्विन, तो T2 बेटा कितना हो गया 309। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है, कोई बट नहीं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। EA अपॉन 2.303 कैपिटल R 1/T1 माइनस 1/T2। फार्मूले में वैल्यू रख दो, लॉग
K2/K1 बेटा 2 रख दिया, ये निकालना है 2.303 R एज इट इज। अब देखो बेटा, हमें आंसर किस में चाहिए, किलो जूल में, तो R की वैल्यू किस में लोगे, किलो जूल। 8.31 इंटू 10⁻³ 1/300 माइनस 1/309। केवल बेटा कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। अब जरा 94 देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, गलत। बेटा हेलोजन में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, Cl2, फिर बेटा Br2, फिर बेटा F2, फिर बेटा I2। ऐसा किस कारण, फ्लोरीन की बेटा बॉन्ड एनर्जी बेटा कम क्यों होती है, फ्लोरीन में बेटा साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, गलत। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बेटा क्या होगा, फ्लोरीन में। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण बॉन्ड एनर्जी बेटा बहुत कम, ठीक। तो बेटा एसर्शन भी गलत है, रीज़न भी आपका गलत है। रिपल्सन बेटा ज़्यादा किस में होता है, फ्लोरीन में। 95 कंपाउंड फॉर्म व्हेन येलो क्रोमेट CrO4 डबल माइनस इज एसिडिफाइड। CrO4 डबल माइनस को एसिडिफाइड करोगे तो ये बेटा Cr2O7 डबल माइनस में कन्वर्ट होता है। +6 वाला किस में जाता है, +7 में। फेरस को फेरिक में कौन ऑक्सीडाइज करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम। कंपाउंड प्रोड्यूस व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विथ KNO3, तो ये बेटा K2MnO4 बनता है। कंपाउंड हैविंग डार्क पर्पल क्रिस्टल आइसो स्ट्रक्चरल विथ KClO4 कौन होता है बेटा, KMnO4। चेक करो कौन सा है, A Cr2O7, A का बेटा Q। फेरस को फेरिक में कौन ऑक्सीडाइज करेगा, एसिडिफाइड MnO4, B का बेटा P। थर्ड में बेटा क्या बनेगा, K2MnO4, C का बेटा R, D का बेटा S। आंसर फर्स्ट। देखो बेटा इसमें क्या करना है, मिली इक्वलेंट, किसी भी टाइट्रेशन में मिली इक्वलेंट क्या होता है, सेम। मिली इक्वलेंट मतलब NV, NMV। KMnO4 एसिडिक मीडियम एन फैक्टर 5, कैसे बेटा, +7 से +2 चेंज देख लो 5 का। मोलैरिटी कितनी है, 0.04। वॉल्यूम बेटा कितना है, 50। तो देखो कितना हुआ, 50 इंटू 5 250, 250 इंटू 4 बेटा 1000, ये टोटल हो गया 10। अब देखो बेटा ऑक्सिलेट के लिए चेंज कितने का, +3 से +4। इसका एन फैक्टर कितना होगा, चेंज 1 का कितने हैं, 2, टोटल चेंज 2 का। इसके लिए बेटा NMV निकालो। पहले में देखो एन फैक्टर 2, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 100, ये बेटा 20 आया, मैच नहीं किया। ये वाला देखो 2 इंटू 0.2 इंटू 50, कितना आया बेटा, 5 चौको 20, ये भी बेटा 20 आया, मैच नहीं किया। फिर देखो 2 इंटू 0.1 इंटू 50 हुआ, 50 दूनी 100, 0.1 10, मैच कर गया। लास्ट वाला देखो 2 इंटू 0.1 इंटू 25, 25 का डबल 50, ये बेटा 5 आया। तो देखो बेटा KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, 10। तो बेटा ऑक्सिलिक एसिड के भी कितने होने चाहिए, 10।
आंसर थर्ड। अरेंज फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। आप सबको मालूम है टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा क्या होता है डिक्रीज, इधर बेटा इंक्रीज। तो देखो तीन यहाँ एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इधर बेटा आपका कौन है बेरिलियम। तो सबसे ज़्यादा बेटा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेटा बेरिलियम। तो 97 का आंसर सेकेंड, 97 का आंसर सेकेंड। 98 देखो बेटा ए में क्या हो रहा, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा। कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ये भी आप देखोगे एल्डिहाइड बनाने बेटा एनसीईआरटी में दिया है, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ये रिएजेंट बेटा आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी सही है। ये भी देखो बेटा सही है, एस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है, ये भी सही है। यहाँ पर बेटा गलत क्या है, यहाँ पर देखो ये बेंजाइल एल्कोहल टाइप का है, देखो ये आपका CH2OH प्राइमरी एल्कोहल है, और आप बेटा रिएक्शन किससे करा रहे हो, Na2CrCr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले बेटा ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड, फाइनली बेटा किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। जबकि यहाँ पर एल्डिहाइड पे रुक रहा है, गलत। इस पे बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ COOH आएगा, तो ये आपका गलत है। तो 98 का 4। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूल सेल इज इनकरेक्ट। पहला बेटा इको फ्रेंडली, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन ना के बराबर, क्यों, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लोगे तो नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल। तो देखो यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा, वाटर। वाटर कोई पॉल्यूशन क्रिएट करता ही नहीं है। अगर आप मीथेन लेते हो तो CO2, तो CO2 से उतना ज़्यादा पॉल्यूशन की दिक्कत नहीं है, पहला सही है। तो और देखो बेटा दीज सेल कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबस्शन। फ्यूल सेल में बेटा नेट रिएक्शन क्या होती है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज़ किया था, सही है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक विथ एफिशिएंसी ऑफ अबाउट, बेटा ऐसा कोई फ्यूल सेल हो या कोई भी हीट इंजन हो, कोई भी मशीन हो, एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती। ऑलमोस्ट फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 60 से 70% होती है, तो 100 तो इम्पॉसिबल। फिर देखो बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटॉमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, रिमूवल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। देखो यहां पर बेटा 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, निकालने के बाद बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 14, लाइक N2। बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होगा, 3। देखो बॉन्ड ऑर्डर बेटा बढ़ रहा है, तो पक्की बात है बॉन्डिंग बढ़ रही है। N2 यहाँ बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ऑर्डर 3, इलेक्ट्रॉन निकालने के पहले। अब बेटा ये 13, तो ये 2.5 हो गया, ठीक है ना। O2 में अगर आप देखो बेटा, O2 में भी आप देखो तो बेटा ये क्या है, 16, बॉन्ड ऑर्डर 2। अब बेटा O2 प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे O2 प्लस तो 15, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या होगा, 2.5। तो यहाँ पर भी देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ए सही है, बी गलत है, तो बी वाला ऑप्शन देखो ये हो नहीं सकता, ये भी बेटा हो नहीं सकता, तो बेटा कौन सा हुआ, ए और सी। बाकी भी आप चेक कर लेना, ठीक है ना।
तो देखो NO में बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे बॉन्ड ऑर्डर बेटा बढ़ रहा है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। O2 में बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे O2 प्लस रटा होगा सबको। O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, O2 प्लस में क्या होता है 2.5, O2 माइनस में क्या होता है 1.5, O2 डबल माइनस में क्या होता है 1। तो 100 का आंसर बेटा थर्ड। तो ये बेटा आपके FST थर्ड का हमने और संजीव सर ने बेटा डिस्कस किया। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। फिर भी जो भी एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो इससे क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।